Good morning everyone, welcome back. In the last video, you watched the video about Outbreak of Revolution Part 1. If there is any query regarding that session, you can message me. Now today we are going to read Outbreak of Revolution Part 2 and France abolishes monarchy and becomes a republic. So listen it very carefully. Let's start. France becomes a constitutional monarchy. The National Assembly completed the draft of Constitution in 1791. National Assembly ने 1791 में Constitution draft कर लिया. And what was the main object? The main object was to limit the powers of the monarch. जो किंग था उसकी शक्तियों को लिमिट करना ही एक मेन ऑब्जेक्ट था इस कॉन्स्टिट्यूशन का. The new constitution gave a final blow to absolute monarchy. जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था इसने absolute monarchy का एक complete end कर दिया. Instead of the powers being concentrated in one hand, now powers were separated and assigned to different institution. जैसे कि राजा ही पहले सभी powers को यूज़ कर रहा था, अब ये separate कर दिए गए और different institution को assign कर दिए गए, like the legislature, executive and judiciary. So this change of powers made France a constitutional monarchy, right? Now here is the picture of the political system under the Constitution of 1791. आप देख रहे हैं कि जो ड्राफ्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में, तो उसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था. Here you will see the three institutions, judiciary, executive and legislature, and you very well know about the active citizen and passive citizen. जो ये कॉन्स्टिट्यूशन था इसने जो लोग थे उनको एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन्स में डिवाइड कर दिया था, और एक्टिव सिटीजन जो होते थे उनके पास ही राइट टू वोट होता था. क्लियर. द लॉज मेड बाय द नेशनल असेंबली. अब जो नेशनल असेंबली ने जो नियम बनाए वो कौन कौन से थे. अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन द लॉज वर टू बी मेड बाय द नेशनल असेंबली. दैट इज एक्टिव सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स who in turn chose the assembly member. Now it is very clear from the figure, active citizen vote for electors that were 50,000 in number, and then electors they choose the member of National Assembly that were 745 members. Clear? So highlights of the changed system are: men who were about 25 years of age and who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage were given the status of active citizen. Active citizen कौन होते थे? जो व्यक्ति 25 साल से ऊपर होते थे और जो टैक्स भरते थे, जो कि एक लेबरर की वेज का एक दिन की दिहाड़ी जो होती है 3 दिन, ठीक है ना, 3 दिन का टैक्स जो है एक लेबरर का 3 दिन की दिहाड़ी वो टैक्स के फॉर्म में भरते हैं, तो वो एक्टिव सिटीजन में एंटाइटल होते हैं. तो दैट इज़ दे हैड राइट टू वोट. उनको राइट टू वोट मिल जाता है, वो वोट कर सकते हैं सरकार चुनने के लिए. द रिमेनिंग मैन एंड वीमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स. तो जो बाकी के लोग हैं वो पैसिव सिटीजन में काउंट हो जाते हैं. To qualify as an electors and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayer. अब इलेक्टर या नेशनल असेंबली का मेंबर बनने के लिए जो एक मैन है उसको टैक्स पेयर का सबसे ऊंचा ब्रैकेट वर्ग, सर्वोच्च वर्ग, ठीक है ना, उससे बिलोंग, मतलब जो सबसे ज़्यादा कर देता है वही ये मेंबर्स इलेक्टर्स के मेंबर या फिर नेशनल असेंबली का मेंबर बन सकता था. राइट. द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, एंड अकॉर्डिंग टू दिस डिक्लेरेशन द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ वर एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल राइट्स, and it was the duty of the state to protect this. Clear?
नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रांस abolishes monarchy and becomes a republic. अब किस तरह से फ्रांस जो है monarchy मीन्स टू से किंगडम को ख़त्म करता है, एबोलिश करता है और एक रिपब्लिक बन जाता है. सो लेट्स स्टार्ट विद सिचुएशन ऑफ फ्रांस आफ्टर द रेवोल्यूशन. अब फ्रांस की जो सिचुएशन थी रेवोल्यूशन के बाद वो उसके बारे में देखते हैं. द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस इन सब्सिक्वेंट ईयर्स. So even though Louis XVI had signed the constitution, he entered into a secret negotiation with the King of Prussia. अब राजा जो लुई 16 थे उन्होंने साइन तो कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो साथ साथ में प्रशा के राजा के साथ सीक्रेट नेगोशिएशन में भी थे. रूलर्स ऑफ फ्रांस नेबरिंग कंट्री वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस. तो जो रूलर्स थे फ्रांस के नेबरिंग कंट्रीज़ के, वो जो फ्रांस में जिस तरह से विकास हो रहा था उससे वरीड थे एंड ट्राई टू हेल्प लुई 16 और लुई 16 की मदद करना चाहते थे. बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट प्रशा एंड ऑस्ट्रिया इन अप्रैल 1792. तो प्रशा और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर कर दिया क्योंकि उनको इस चीज़ का पता चल गया था. सो इट वॉज अ वॉर ऑफ पीपल. ये जो वॉर था ये लोगों का वॉर था अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेसी ऑल ओवर द यूरोप. तो पूरे यूरोप में आप देख रहे हो ये लोगों का, राजाओं और एरिस्टोक्रेसी जो जेंटल फोक थे उनके अगेंस्ट ये वॉर था. सो अमंग द पेट्रियोटिक सॉन्ग्स संग बाय देम वॉज द मर्सिलेज composed by the poet Roget de l'Isle. Right, Roget de l'Isle या L'Isle. So two type of pronunciation of this, L'Isle in British and L'Isle in Greek. Right. So Roget de l'Isle ने जो poet थे उन्होंने patriotic song Marseillaise compose किया, which later became the national anthem of France. जो बाद में फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया. चिल्ड्रन, यू वेरी वेल नो अबाउट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया. इट इज़ जन गण मन. राइट. सो फ्रांस का क्या था? मर्सिलीज. सो इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्सल. तो ये वॉलंटियर जो थे उन्होंने मर्साई से गाया एज दे मार्च इनटू पेरिस, सो गॉट इट्स नेम. ठीक है. सो रिजल्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरी वॉर्स. नेक्स्ट टॉपिक इज रिजल्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरी वॉर्स. देखिए वॉर्स जब होते हैं तो ये हमेशा अपने साथ डिस्ट्रक्शन लाते हैं. सो हेयर द सेम फेट. इकोनॉमिक डिफिकल्टीज एंड लॉसेस वर द रिजल्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरी वॉर्स. वाइल मैन वर बिजी फाइटिंग एट फ्रंट, women had to earn a living and look after their families. अब मैन तो ये बैटल डो पे लड़ने जाते थे तो घर वगैरह कौन संभालता था, फैमिलीज़ को कौन देखता था? विमेन देखती थी. सो अ लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू रिचर सेक्शन. आप देख रहे हो बहुत सारा बड़ा सेगमेंट जो था पॉपुलेशन का वो मानता था कि रेवोल्यूशन होना चाहिए क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का उसने रिचर सेक्शन को ही खाली पॉलिटिकल राइट्स दे रखे थे. तो इसलिए ये जो रेवोल्यूशन है ये होगा ही. राइट. तो पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम पॉपुलर. तो उस समय पॉलिटिकल क्लब जो थे ये पॉपुलर बन गए. व पीपल कुड डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड देयर ऑन प्लान्स ऑफ एक्शन, जहाँ वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में बात करते थे और अपने जो एक्शन है, ठीक है, अपने प्लान बनाते थे कि वो क्या करेंगे. द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब्स वॉज दैट ऑफ जैकोबिन. तो जैकोबिन सक्सेसफुल क्लब था हु गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस. राइट. तो ये सेंट जैकोब के नाम पे जैकोबिन क्लब खुला. सो विमेन हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब्स. तो जो विमेन एक्टिव थी इस पूरे पीरियड में तो उन्होंने अपने क्लब्स बनाए. राइट. नाउ द जैकोबिन क्लब. राइट. जैकोबिन क्लब था क्या? द जैकोबिन क्लब कंप्राइज लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी. तो सोसाइटी के जो लेस प्रॉस्परस सेक्शन होते थे तो वो इसमें शामिल होते थे. दे इंक्लूडेड लाइक शॉपकीपर, आर्टिसन, कुक्स, शू मेकर, वॉच मेकर, प्रिंटर, सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स. सो देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉब्सपियरे. कौन था लीडर? मैक्सिमिलियन रॉब्सपियरे. राइट.
They dressed differently by wearing long striped trousers and similar to those worn by dock worker. अब उन्होंने अपने आप को ड्रेस अलग से करना शुरू कर दिया. कैसे? वो लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउज़र पहनने लग गए, लंबी लंबी धारियों वाली पैंट पहनने लग गए. दिस वॉज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, राइट. सो स्पेशली द नोबल. नोबल क्या पहनते थे? नी लेंथ ब्रीचेस. उनके नी लेंथ तक की शॉर्ट ट्राउजर्स होते थे. ठीक है. सो इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर विल्डेड बाय द वेयरर ऑफ नी ब्रीचेस. तो इस तरह से एक तरह से उनके अगेंस्ट ये उन्होंने घोषणा कर दी थी कि जो लॉन्ग स्ट्राइट जो ट्राउज़र्स पहन रहे हैं, ये जैकोबिन क्लब की ड्रेस थी. तो उन्होंने इस तरह से नोबेल के अगेंस्ट जाने के लिए प्रोक्लेम किया, राइट. एंड दे केम टू बी नोन एज सेंट क्यूलर्ट्स. अब वो उनको क्या कहा जाने लगा? सेंट क्यूलर्ट्स कहा जाने लगा, मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस. ठीक है, जो बिना शॉर्ट ट्राउजर्स के हैं. नेक्स्ट इज न्यूली इलेक्टेड असेंबली, द कन्वेंशन. अब जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी, लोग तो परेशान हो गए थे क्योंकि उनको वोट नहीं मिलते थे, पैसिव सिटीजन्स उनको बना दिया गया था. अब एक न्यूली इलेक्टेड असेंबली हुई जिसे कन्वेंशन का नाम दिया गया. अब देखिए, ऑन 10 अगस्त 1792 द जैकोबिन स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द ट्यूलरीज. अब जैकोबिन जो थे उन्होंने 10 अगस्त 1792 में जो ट्यूलरीज का पैलेस था उस पर स्टॉर्म कर दिया. किल्ड द किंग्स गार्ड. राजा के जो गार्ड थे उनको मार दिया. एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स. और राजा को बंदी बना दिया कुछ घंटों के लिए. लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली. बाद में इस असेंबली ने वोट किया कि रॉयल फैमिली को कैद कर दिया जाए. ठीक है, जेल में डाल दिया जाए. सो इलेक्शंस वर हेल्ड एंड नाउ ऑल मेन अबव 21 ईयर्स ऑफ एज वर अलाउड टू वोट. पहले हम देखते थे कि सब एक्टिव सिटीजन ही वोट कर सकते थे. अब जो इलेक्शन हुए कन्वेंशन में, जो इलेक्शन हुए, तो जो भी मैन 21 ईयर्स ऑफ एज के थे उनको वोटिंग जो थी, राइट टू वोट मिली थी, वोट करने का अधिकार था. द न्यूली इलेक्टेड असेंबली कॉल्ड द कन्वेंशन एबोलिश्ड मोनार्की ऑन 21 सितंबर 1792. तो 21 सितंबर 1792 में आप देख रहे हैं कि इन्होंने मोनार्की का एंड कर दिया. ठीक है, ख़त्म कर दिया. एंड फ्रांस वॉज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक. और फ्रांस जो है उसको एक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया. तो देयर वुड बी नो हेरिडिटरी मोनार्की नाउ. अब कोई भी वहाँ पे राजतंत्र नहीं था क्योंकि बना दिया गया था फ्रांस को रिपब्लिक, राइट. सो अ रिपब्लिक वॉज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्टेड द गवर्नमेंट. जहाँ लोग सरकार को चुनते हैं, इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे उसमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी शामिल है. सो लुई 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन. तो लुई 16 को ट्रेजन, जो विद्रोह किया, उसने रिवोल्ट किया था, राजद्रोह के अपराध में उसे मौत की सज़ा सुनाई गई. ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डी ला कॉनकोर्ड. तो लुई 16 को पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया ऑन 21 जनवरी 1793 में. द क्वीन मारी एंटोनिएट, शी ऑल्सो मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर. तो कुछ टाइम बाद मारी एंटोनिएट जो क्वीन थी उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया, राइट. सो हेयर द पिक्चर of political symbol. Children, the first picture, the broken chain, it stands for the act of becoming free. broken chain का मतलब जब आज़ाद हो जाते हैं, चेन टूट जाती है, आज़ाद हो जाते हैं, तो it stands for the act of becoming free. Second one, the bundle of rods of faces. Faces means bundle of rods. So the bundle of rods of faces means that one rod can be easily broken. एक छड़ी को तो आराम से तोड़ा जा सकता है ना, बट नॉट एन एंटायर बंडल. एक पूरे बंडल को नहीं तोड़ा जा सकता. इट मीन्स स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी. नंबर 3, द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट मीन्स द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज. जो आँखें देख रहे हैं, सब जगह देख रही हैं आँखें,
ये नॉलेज के लिए है, ठीक है। एंड द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, और जो रेज ऑफ सन है ये इग्नोरेंस के जो क्लाउड्स हैं उनको दूर कर देगा। सो नेक्स्ट इज फोर्थ पिक्चर, इट इज scepter. Scepter means symbol of power, sovereignty, which was carried by rulers. Clear? Next, fifth diagram is about snake biting its tail to form a ring. It means it is a symbol of eternity, and eternity means unending. A ring has neither beginning nor end. Right? तो स्नेक जो है एक अपनी टेल को बाइट कर रहा है, एक रिंग बना रहा है, तो मीन्स इसका ना तो बिगिनिंग है ना एंड है। नेक्स्ट वन, रेड फ्रिजियन कैप। इट वॉज द कैप worn बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। जब एक गुलाम आज़ाद हो जाता था तो इस कैप को पहनता था, राइट। नेक्स्ट, ब्लू वाइट रेड। So these are the national colors of France. Eighth one, the winged woman. It means personification of the law. Means कि कानून का पालन करना। Personification means a figure intended to represent an abstract quality. Clear children? Ninth one is the law tablet. The law tablet means that law is same for all. जो law है वो सबके लिए बराबर है, and all are equal before it, और सभी इसके सामने बराबर हैं। Clear children? So this is about the political symbol. Next is, this is the picture about the Declaration of Rights of Man and Citizen. तो some are given here. Men are born and remain free and इक्वल इन राइट्स। मैन जन्म लेता है, आज़ाद रहता है, उसके राइट इक्वल रहते हैं, ठीक है ना। सेकेंड, द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिनेबल राइट्स ऑफ मैन। जो पॉलिटिकल एसोसिएशन है उनका एम क्या है? प्रिजर्व करना नेचुरल और नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स को जो मैन के हैं, और ये कौन से हैं? लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी and resistance to oppression, right? Next, the source of all sovereignty resides in the nation. जो रूल के सारे सोर्स हैं ये नेशन में रिजाइड करते हैं। नो ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल। फोर्थ, लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू वॉट एवर इज नॉट इंजूरियस टू अदर। लिबर्टी, आज़ादी, कैसी पावर है? वट एवर इज़ नॉट इंजूरियस टू अदर, दूसरे को हार्म ना पहुँचाए, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ, द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शन दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटी। सिक्स्थ वन, द लॉ इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। ऑल सिटीजन्स आर equal before it. Clear? 7. No man may be accused, arrested or detained except in cases determined by the law. Number 11. Every citizen may speak, write and print freely. He must take responsibility for the abuse of such liberty in cases determined by the law. Number 13, for the maintenance of the public force and for the expenses of administration, a common tax is indispensable. Means to say, a common tax is essential. It must be assessed equally on all citizens in proportion to their means. तो हमने देखा कि लुई 16 के समय 3 एस्टेट होते थे and third estate was there to pay all the taxes, but in this declaration it must be assessed equally on all citizens in proportion to their means, right? And the last point is property being an inviolable right.
What is inviolable, never to be broken, right? So property being an inviolable right, no one may be deprived of it unless a legally established public necessity requires it. In that case, a just compensation must be given in advance. Okay? So I hope you all understood today's topic. Children, I attached word file of answer keys and assignment. Kindly go through the solution, check your last assignment and do the latest assignment. Thank you.